तो हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हीमेटेनिक्स एजेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हीमेटेनिक्स एजेंट क्या होता है। तो हीमेटेनिक्स एजेंट वो एजेंट होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन को बढ़ाता है। किसका फॉर्मेशन को बढ़ाता है? ब्लड का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? ब्लड को जानना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड की अगर कमी हो जाता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया को किस तरह से ट्रीट करता है हमारा जो हीमेटेनिक्स एजेंट होता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? अगर हीमेटेनिक्स अगर हमें जानना है अच्छे से, तो अगर सबसे पहले हमें किस चीज के बारे में जानना है? ब्लड्स के बारे में जानना है। तो चलो देखते हैं। ब्लड इज कंसिडर्ड टू बी ए फ्लूइड। ब्लड एक टाइप का क्या होता है? फ्लूइड होता है। और किससे बना होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये क्या करता है? ब्लड इज अ फॉर्मेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोपोइसिस। ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या होता है? देखो, ब्लड हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ पे? हमारे वेरियस ऑर्गन्स में। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देखो, जो ब्लड द सर्कुलेट द हार्ट थ्रू द वेसिकुलर सिस्टम। ये क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट क्या करता है? हार्ट क्या करता है? हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है। किसकी तरह? वेसिकुलर सिस्टम। वेसिकुलर सिस्टम में क्या था? वेन और आर्टरी के थ्रू। फिर क्या करते हैं? कैरी द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस एंड द वेस्ट मटेरियल अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टिश्यू। ये क्या करते हैं? जो हमारी हार्ट होता है वो क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेशन करता है। कहाँ पे? पूरी बॉडी में। और ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे जितने भी ऑर्गन्स होता है उसको क्या करता है? उसके लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। तो ब्लड इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है या इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, the average person has been about 5 लीटर of the blood of their body। एक एवरेज जो पर्सन होता है उसके बॉडी में ब्लड कितना होता है? 5 लीटर होना चाहिए। देखो, उसके बाद हम देखें कि ब्लड सेल्स कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली जो हमारा ब्लड सेल्स होता है वो बेसिकली क्या होता है? हमारे 3 टाइप का होता है। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइटिस बोलते हैं। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइटिन। और क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, थर्ड क्या आता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम और क्या बोलते हैं? ल्यूकोट्राइन। तो बेसिकली हर एक प्लेटलेट, हर एक क्या होता है? ब्लड सेल्स का काम देखते हैं। जो डब्ल्यू आरबीसी होता है वो क्या करता है? एक्सचेंज करता है। क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसेस। किसमें? ऑक्सीजन एंड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एक्सचेंज करने का काम करता है हमारे बॉडी में। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट क्या करता है? हमारे ब्लड को क्या करता है? ब्लड को क्या करता है? क्लोटिंग का काम करता है। कौन? प्लेटलेट्स। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल याद रखना बेसिकली 5 टाइप का होता है। एक तो न्यूट्रोफिल, एक तो होता है इसेनोफिल, एक तो होता है बेसोफिल, इसके बाद आता है लिम्फोसाइड, उसके बाद आता है मोनोसाइड। तो बेसिकली क्या करता है? जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी में डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करता है। डिफेंसिव सिस्टम मतलब हमारे बाहर से जो इन्फेक्शन आता है, ठीक है, जो पैथोजन आता है उसका क्या करता है? फाइट करने का काम करता है। कौन? हमारा डब्ल्यूबीसी। चलो जान लिए। उसके बाद हम जानेंगे एनीमिया क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है? आरबीसी का जब कमी हो जाता है तो आरबीसी की कमी की वजह से क्या होता है? जो हमारा आरबीसी क्या कर रहा था? ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। कहाँ पे? ऑर्गन्स में क्या कर रहा था? ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। वो क्या होगा? अगर आरबीसी कम होगा तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था ऑर्गन्स में वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसके बाद से क्या होगा? जो हमारा ऑर्गन का क्या होगा? जो हमारा ऑर्गन का जो सेल होगा वो क्या होगा? धीरे धीरे डेथ करना स्टार्ट कर देता है। और उसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। दैट मींस एनीमिया वो कंडीशंस होता है जहां पे क्या होता है? हमारा आरबीसी का घट जाता है। आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है? घट जाता है। उसे क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो देखो, एनीमिया इज अ डिक्रीज द रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन। एनीमिया वो कंडीशंस होता है जहां पे क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है आरबीसी। और क्या उसके वजह से क्या होता है? रिजल्ट ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। जहां क्या होता है? जो हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था टिश्यू में वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखो, टाइप भी होता है, एक कॉज भी होता है। ठीक है, मतलब कितना टाइप का होता है एनीमिया और कॉज भी। देखो, आयरन डेफिशिएंसी एक टाइप का क्या होता है? टाइप होता है। और इसके कारण से क्या होता है? एक कॉज भी होता है, जिसके आयरन की वजह से क्या होता है? आयरन की कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन है। उसके बाद विटामिन बी12 की वजह से हो सकता है, ये टाइप भी है। और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉज, दैट मींस सिम्टम्स देखते हैं। कॉज देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं सिम्टम। दैट मींस अगर एनीमिया हो जाता है तो हमारे सिम्टम्स क्या हो? एक तो फैटिग वॉज, दैट मींस जल्दी जल्दी क्या हो जाए? टायर्डनेस हो जाना। उसके बाद आता है क्या होता है?
उसके बाद होता है वीकनेस, दैट मीन्स बहुत ज्यादा वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब बहुत छोटा छोटा सांस लेना, और डायरिया, ये सब कंडीशंस होता है जब एनीमिया हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा मेन जो टॉपिक था हमारा, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमेटेनिक। तो हीमेटेनिक जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, हीमेटोपोइसिस। देखो हीमेटोपोइसिस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जहां पे क्या हो जाता है, हमारा जो हमारा ब्लड का सेल का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीमेटेनिक्स। दैट मींस हीमेटेनिक्स वो प्रोसेस होता है जहां पे क्या होता है, हमारा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखो, इट इज द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ द सेल्स, ब्लड सेल्स। इसमें देखो ये क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, प्रोसेस होता है जहां पे क्या होता है, हमारा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड अदर एलिमेंट, जो क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। देखो, हेमेटोपोइसिस टेक द प्लेस ऑफ द रेड बोन मैरो। जो हेमेटोपोइसिस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी में लॉन्ग बोन्स होता है, जैसे एग्जांपल होता है ह्यूमर और, ठीक है, ह्यूमरस और फीमर, जो हमारा लॉन्ग बोन्स होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है कौन, हमारा हेमेटोपोइसिस। ठीक है, उसके बाद आता है हीमेटेनिक्स। क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखो हीमेटेनिक्स क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल, मतलब ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होने के लिए कितना क्या होता है, न्यूट्रिशन जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हीमेटेनिक्स। और क्या बोलते हैं, देखो, द प्रोसेस ऑफ द हीमेटोपोइसिस, दैट मींस ब्लड का फॉर्मेशन होने के लिए कितना अमाउंट न्यूट्रिशन जरूरत पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, हीमेटेनिक्स। और क्या होगा, ये यूज होगा एंड आल्सो यूज इन द एनीमिया। तो आया एनीमिया, और क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये एनीमिया में यूज होगा। उसके बाद देखते हैं हीमेटेनिक्स। हीमेटेनिक्स के अंदर क्या आता है, दैट मींस कौन सा चीजें जरूरत पड़ रहा था ब्लड फॉर्मेशन के लिए। एक तो आयरन, दूसरा आएगा तो हमारा विटामिन B12, जिसे हम क्या बोलते हैं, सायानोकोबालामिन बोलते हैं, किसका, विटामिन B12 को। उसके बाद आता है विटामिन B9 को हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये कभी कभी पूछा जाता है। उसके बाद आता है हीमेटेनिक्स, दैट मींस हमारा ब्लड की फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या क्या सप्लीमेंट हम लेंगे। एक तो आ गया आयरन, जो हम आयरन पढ़े थे। देखो, आयरन बेसिकली हम दो रूट से लेते हैं, एक तो हो गया तुम्हारा ओरल रूट, दूसरा हो गया पैरेंटल रूट। तो देखते हैं ओरल पे बेसिकली हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट यूज करते हैं, फेरस फ्यूमेरेट यूज करते हैं, फेरस ग्लूकोनेट यूज करते हैं, फेरस सक्सिनेट यूज करते हैं, फेरस एमिनोएट यूज करते हैं, फेरस एमोनियम सिट्रेट यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, फेरस हाइड्रोक्सी पॉलीमेल्टोज यूज करते हैं, और क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सी आयरन यूज कर सकते हैं, और आयरन कैल और कॉम्प्लेक्स हम यूज कर सकते हैं एज ए ओरल रूट। उसके बाद आता है पैरेंटल रूट में हम क्या यूज कर सकते हैं, आयरन डेक्स्ट्रॉन यूज कर सकते हैं, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, आयरन सुक्रोज यूज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फेरिक कार्बोक्सी मेल्टेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B12 का कमी हो गया था, तो उसके लिए हम कौन सा सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। एक तो होता है साइनोकोबालामिन, उसके बाद हाइड्रोक्सीकोबालामिन, और का मिथाइल कोबालामिन हम यूज करते हैं। उसके बाद फोलिक एसिड, दैट मींस विटामिन B9 का जो कमी हो गया था, कौन सा B9, ठीक है, B9 का जो कमी हो गया था, उसके लिए क्या क्या सप्लीमेंट लेते हैं। एक तो फोलिनिक एसिड लेंगे, ठीक है, उसके बाद फोलिनिक एसिड को उसके अंदर क्या लेंगे, ल्यूकोवेरिन, ठीक है, ल्यूकोवेरिन सिट्रोवेरियम फैक्टर हम लेंगे। उसके बाद देखते हैं एडजस्टेंट। हीमेटेनिक्स को एडजस्ट करने के लिए हम कुछ ड्रग्स लेते हैं, जैसे हो गया कॉपर हो गया, ठीक है, उसके बाद आता पायरिडॉक्सिन्स हो गया, उसके बाद आता है राइबोफ्लोविन। ये क्या करते हैं, हम एडजस्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आयरन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आयरन हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है, दैट मींस उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देख, इसको कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक ही कलर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आयरन हमने लिया, सप्लीमेंट लिया, मान के चलो हमने ओरल रूट लिया, फिर क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे, डियोडिनम। तो याद रखना, जो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है डियोडिनम। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड, क्या होता है, ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद भाया HCP, ठीक है, HCP1, ठीक है, उसके बाद आता है अपटेक इनटू द बोन मैरो। उसके बाद क्या होगा, जब ब्लड को क्रॉस करेगा फिर क्या जाएगा, ये बोन मैरो में जाएगा। बोन मैरो में जाकर ये क्या करेगा, हमारा जो हीमोग्लोबिन होगा उसका क्या करेगा, फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में क्या बनेगा, आरबीसी का फॉर्मेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमें पता है अगर आरबीसी का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या होगा, जो ऑक्सीजन को सप्लाई होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि आरबीसी का किसके लिए काम करता है, आरबीसी इसी क्या काम कर लिया था, आरबीसी बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में
ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाता है, तो क्या होगा, आरबीसी का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगा। उसके बाद क्या करें, इंप्रूव ऑफ द एनीमिया, और क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई घट गया था उसके लिए क्या होता है, एनीमिया, तो क्या ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, एनीमिया भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्या होता है, आयरन हमारी बॉडी में काम करता है। देखो आयरन का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है, तो इसके कलर चेंज कर लेते हैं। फिर देखो एसेंशियल फॉर द हीमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हीमोग्लोबिन, और कहता है मायोग्लोबिन, ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद नीडेड फॉर द सेवरल एंजाइम फॉर द सेलुलर फंक्शन, और क्या करता है, जो हमारे सेल को फंक्शंस कराने के लिए कुछ एंजाइम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, हमारा आयरन। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ पे हम आयरन का यूज कर सकते हैं। देखो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट्स ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मान के चलो आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया हुआ उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वजह से, दैट मींस क्या होगा, आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होगा, आयरन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो डेफिशिएंसी एनीमिया हो ठीक हो जाएगा। देखो उसके बाद क्या होता है, बेसिकली ये ब्लड लॉसेस की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी, ग्रोथ, और किसकी वजह से हो सकता है, पोर इनटेक, मान के चलो जितने अमाउंट ऑफ दैट आयरन हमें फूड से मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और कंडीशंस विद इंक्रीज ऑफ द आयरन नीडेड, मान के चलो हमारी बॉडी में आयरन का अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा तो उस टाइम पे भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, पोर एब्जॉर्प्शन, अगर मान के चलो हमारी बॉडी में क्या हो रहा था, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा था उस टाइम में भी क्या करना पड़ेगा, हमें आयरन का सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ कहाँ पे हम आयरन का यूज नहीं करेंगे, एक तो होगा नॉन आयरन डिफिशियंसी, मान के चलो मुझे आयरन डिफिशियंसी है नहीं है तो हम क्यों यूज करेंगे भाई, तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आयरन ओवरलोडेड डिजीज, दैट मींस आयरन अगर बॉडी में हमारा बहुत ज्यादा बन रहा है तो उस टाइम में भी हम बेसिकली चीज आयरन नहीं लेंगे। उसका हाइपर सेंसिटिविटी टू आयरन, अगर मान के चलो आयरन ले रहे हैं उसके वजह से हमारे बॉडी में क्या एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो बेसिकली चीजें हैं, एलर्जिक रिएक्शन होगा तो आयरन को हम नहीं लेंगे। तो देखते हो हम डोज कितना लेंगे, अगर एडल्ट है तो उसके लिए 100 से 200 mg लेंगे, ठीक है, अगर वो प्रेगनेंसी हो तो उस टाइम हम क्या करेंगे, थोड़ा डोज बढ़ा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी12 जिसे हम बोले थे साइनोकोबालामिन, तो देखते हैं हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। जो साइनोकोबालामिन दैट मींस विटामिन बी12 होता है वो क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए का फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है और क्या करता है, उसका फंक्शंस भी क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। तो चलो इसको देखते हैं। देखो इट इज एसेंशियल फॉर द डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या होता है, मेन एसेंशियल होता है, और किसके लिए, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, और क्या होता है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के। उसके बाद क्या करते हैं, हेल्प टू एंजाइम फंक्शंस रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, हमारे मेटाबॉलिज्म रिलेटेड के जो एंजाइम था, जैसे मैंने क्या पढ़ा था, माइक्रोजोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम, तो उसको भी क्या करता है, ट्रीट करने का काम कौन करता है, विटामिन बी12। उसके बाद आता है इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ पे विटामिन बी12 को यूज करेंगे। ट्रीट टू प्रिवेंशन ऑफ द विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, दैट मींस जहाँ पे विटामिन बी12 का डेफिशिएंसी हुआ है वहाँ पे हम यूज कर लेंगे। उसके बाद कहाँ पे यूज करेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो बेसिकली क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, वहाँ पे भी क्या करेंगे, विटामिन बी12 को यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सीकोबालामिन को, हम बेसिकली यूज करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। देखो एक क्वेश्चन में पूछते हैं तुम्हारे गवर्नमेंट एग्जाम में, तो याद रखना, अगर तुम गवर्नमेंट के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर नहीं भी करो तब याद रख लो ना यार, क्या दिक्कत है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दैट मींस कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज नहीं करेंगे। एक तो एलर्जिक टू विटामिन बी12 एलर्जी है तो कॉमन सी चीजें हम नहीं देंगे। एंड क्या होगा, अल्सर एनीमिया कॉजेस, अगर क्या होगा, मान के चलो एनीमिया के साथ अल्सर है तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। उसके बाद आरडीए रिकमेंडेड डोज अलाउंस, हम कितना लेंगे, 4 से 2.4 mg क्या लेंगे, माइक्रोग्राम लेंगे बाय डे। अगर प्रेगनेंसी होगा तो स्लाइडली क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद आता है विटामिन विटामिन बी9 जिसको हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड। तो देखते हैं हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं। फार्माकोलॉजी रिएक्शन क्या होता है, देखो फोलिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, डीएनए का फॉर्मेशन को बढ़ाता है, और क्या करता है, डीएनए फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जो हमारा आरबीसी होता है ग्रो करता है, और क्या करता है, सेल डिवीजन भी क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, कौन, हमारा फोलिक एसिड। तो चलो फोलिक एसिड का फार्माकोलॉजी रिएक्शन देखते हैं। एसेंशियल फॉर डीएनए और आरएनए सिंथेसिस और ग्रोथ ऑफ द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन से क्या करता है, जब रेड ब्लड सेल्स उसका ग्रोथ को भी बढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर द फेटस फॉर द ट्यूब डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी। देखो फेटस ट्यूब बेसिकली क्या करता है, जो हमारे फिटस होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है, कौन, फिटस ट्यूब। और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बेसिकली विटामिन बी9 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद देखो इंडिकेशंस, कहाँ कहाँ पे इस डोज को हम यूज कर सकते हैं विटामिन बी9 के सप्लीमेंट को। एक तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फिटस डेफिशिएंसी, अगर फिटस डेफिशिएंसी दैट मींस फिटस डेफिशिएंसी अगर है तो उस टाइम पे यूज करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी, देखो न्यूरल ट्यूब बेसिक डेफिशिएंसी क्या होता है, जब बेबी क्या होगा, प्रेग्नेंट दैट मींस बेबी क्या होगा, फिटस दैट मींस फिटस के रूप में है, उस टाइम क्या होता है, हमारा जो फिटस होता है, फिटस में क्या हो जाता है, जो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाता है। वो टाइम पे अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होता है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है।
तो उस टाइम पे भी हम क्या कर सकते हैं, विटामिन B9 का सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। उसके बाद रेड्यूस मिथोट्रैक्सेट टॉक्सिसिटी, दैट मींस मिथोट्रैक्सेट क्या होता है, एक टाइप का एंटी कैंसर ड्रग्स होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान के चलो उसके साथ हम क्या देंगे, विटामिन B9 देंगे, तो क्या होगा, जो मिथोट्रैक्सेट का क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होगा, उसको घटाने का काम करता है, कौन, विटामिन B9। उसके बाद एलर्जिक, दैट मींस कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, देखो एलर्जिक टू फोलिक एसिड, ये हर जगह, ये जो पॉइंट है वो हर जगह लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पता ही अगर एलर्जी होगा तो नहीं देंगे, सिंपल सी चीज है। अनट्रीटेड विटामिन B12 डिफिशिएंसी, मान के चलो विटामिन B12 का अनट्रीटेड डिफिशिएंसी है जिसे हम ट्रीट नहीं कर सकते, उस टाइम में हमें नहीं दे सकते। मान के विटामिन B12 हुआ है तो विटामिन B9 क्यों देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है डोज हम कितना देंगे, अगर एडल्ट है तो कितना देंगे, 400 माइक्रोग्राम पर डे, अगर वो प्रेगनेंसी है तो क्या करें, 600 माइक्रोग्राम पर डे हम देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप हिमेटेनिक के रिलेटेड जितने भी सारे डाउट है वो तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। तो आज के वीडियो में इतना ही।